हेलो स्टूडेंट। आज हम अल्कोहल का लेक्चर नंबर 7 ले रहे हैं, जिनमें हम उन रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में उन रिएक्शंस की बात की थी अल्कोहल की, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। लगभग हमने 5-6 रिएक्शंस की बात की थी। तो आज के लेक्चर्स में हम उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिनमें सी और ओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ओ ब्रेक्स। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि जनरली ये रिएक्शंस होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। पहली बात क्यों होती है? क्योंकि OH होता है वो काफ़ी वीक लिविंग ग्रुप होता है। वीक लिविंग ग्रुप होता है एसिडिक कंडीशन में। जब OH जो होता है उस पर एसिडिक कंडीशन में एक H का अटैक होता है और ये जो OH ग्रुप होता है वो OH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जो OH2 प्लस में, क्योंकि OH का ऑक्सीजन है ना, वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने। ठीक है, ये अगर H प्लस आया तो एसिड का H प्लस आया तो ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और OH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो OH2 ग्रुप होता है वो OH के कंपैरिजन में बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो ये रिएक्शन एसिडिक कंडीशंस में इसलिए होती है जिससे कि OH जो कि वीक लिविंग ग्रुप था वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई बात समझ में कि एसिडिक कंडीशंस में ये जनरली रिएक्शंस क्यों होती है। तो कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि OH वीक लिविंग ग्रुप होता है, उसे बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए जो रिएक्शंस होती है वो एसिडिक कंडीशंस में होती है। और जो रिएक्शन का प्रकार होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो OH है उसको किसी और न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर देते हैं, इसीलिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था वो जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है उसमें जो O रिएक्टिविटी ऑर्डर था उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। वहां पे प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और टर्शरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि टर्शरी होता है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और जो प्राइमरी है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। कारण क्यों? इसका अगर मैं कारण जानने की कोशिश करूं तो वो इसीलिए होता है कि जब वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन प्रोटॉन जुड़ता है और ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो ये निकल जाता है और है ना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और आपको पता है बच्चों की अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री 1 डिग्री से। तो ये जो ऑर्डर है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर दिया गया ऑर्डर है। चूंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो जैसे जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बनेगी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यही कारण है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और 1 डिग्री सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो आपको आई बात समझ में रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे बताया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। अब हम सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, वो है हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन। आप देखेंगे बच्चों की अगर अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा ही रहे हैं तो एल्किल हैलाइड बन रहा है। तो आई बात समझ में कि एल्किल हैलाइड बनता है इस रिएक्शन से। ये है आपका एल्किल हैलाइड। अब आप देखते हैं कि पहली बात होती है कि किसकी कंडीशन में होएगी, किसकी उपस्थिति में होएगी। आपने प्रोडक्ट देख लिया, एल्किल हैलाइड है। आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली HBr HCl HI की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये तो हो गए आपके रिएजेंट जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक है, अब आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में क्यों हुई। वही बात है कि OH को बेटर लिविंग ग्रुप में बदल दिया। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो भी दो प्रकार से हो सकती है, SN1 और SN2। तो ये रिएक्शन जो होती है वो SN1 होगी, SN2 होगी, वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट 3 डिग्री है तो SN1 रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो SN2 से मैकेनिज्म होगी और कंसंट्रेट मैकेनिज्म फॉलो होगी जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब रिएक्शन SN1 से
से होती है तब आपको पता है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। अगर इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंजमेंट भी होगा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। तो ये एक बार बेसिकली एक चार्ट हो गया जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्किल हैलाइड 2 डिग्री 3 डिग्री अल्किल हैलाइड बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HBr HCl HI। तो ये तो हो गई आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब आप सबसे पहले है ना मैकेनिज्म देख लेते हैं कि तो अब हम देखते हैं SN1 मैकेनिज्म। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार से होती है, SN1 और SN2। तो मैं ये दोनों ही मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करूँगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ SN1 मैकेनिज्म। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो कोई आपसे पूछे कि SN1 मैकेनिज्म क्यों कहा तो अब आप बता सकते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट अगर आप देखें तो स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन होता है। इस प्रोटोनेशन में जो OH होता है उस पर एसिडिक H+ आकर जुड़ता है और ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेप हो गई प्रोटोनेशन। ये बहुत फास्ट स्टेप होती है क्योंकि ये एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ पर ये तो जो है वो एसिड का काम कर रहा है, H+ दे रहा है और ये बेस का काम कर रहा है और ये आपका एसिड बेस रिएक्शन से प्रोडक्ट बना। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वो उसे हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन स्टेप या फिर एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं। फास्ट होती है, ठीक है, और अल्कोहल प्रोटोन एक्सेप्ट करता है और जो OH ग्रुप होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप में बदल जाता है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। अब मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। तो इस स्टेप में होता क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप में हमारा प्रोटोनीकृत अल्कोहल बना था उससे H2O निकल जाता है और हमें कार्बोकेटाइन मिल जाता है। तो जो सेकेंड स्टेप होती है वो बेसिकली किसकी फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, वाटर एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो और ये स्लो स्टेप होती है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। आप इस स्टेप में देखेंगे सिर्फ एक प्रोटोनीकृत अल्कोहल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसीलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो आपको SN1 का समझ में आ गया। अब जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड बनता है। आप देख रहे हैं कि ये थर्ड स्टेप में किस तरह से एल्किल हैलाइड बना। आप देखेंगे कि ये स्टेप जो होती है ये भी फास्ट स्टेप होती है, इसलिए रेट इस पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सी हो गई आपकी, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो मैंने बताया था कि जब CO बॉन्ड टूटता है तो जो होती है वही यहाँ पे होगी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे लेस स्टेबल होता है। बच्चों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो आपको आनी चाहिए कि अगर कार्बोकेटाइन का जो कार्बन है तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बनेगी। तो ये तो हो गई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पे हमने देख लिया कि अल्कोहल की स्टेबिलिटी क्या होगी। अब हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का क्या ऑर्डर है। तो आप देखेंगे कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन HBr और HCl होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। बच्चों यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि HF को जनरली नहीं लेते, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, अनरिएक्टिव माना जाता है, HF से रिएक्शन नहीं कराई जाती है। तो HI HBr और HCl में भी आप रिएक्टिविटी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये SN1 मैकेनिज्म हो गई। इसका एक और ये फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉपर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बना और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो SN1 मैकेनिज्म को बताती है। अब मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करती हूँ। SN2 मैकेनिज्म में S और N दोनों तो कॉमन है SN1 मैकेनिज्म से, वो जो कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को बताते हैं। 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है उसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और उनकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो बच्चों आप ये SN2 मैकेनिज्म देखिए, ये इसकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और सबसे स्लो स्टेप है। यहाँ पे होता क्या है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है,
आपका जो ये प्रोटोनीकृत हो गया, जो कि फास्ट रिएक्शन स्टेप थी SN1 में भी सेम, उससे प्रोटोनीकृत हो गया बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। अब इस पर है ना कार्बोकेटाइन नहीं बनता जो कि SN1 में बन रहा था, इस उस पे सीधे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ पे आप नोट करके रखिए, SN2 में बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन सबस्ट्रेट, बैक साइड पीछे से अटैक होता है, क्योंकि फ्रंट से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है तो वो डिस्टर्बेंस होता है, तो अटैक कहाँ से होता है, बैक से। तो बैक साइड अटैक होता है और आपका है ना फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। आप देखेंगे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एक ही स्टेप है, स्लो स्टेप, उसी में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि X- है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्रोटोनीकृत एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इस पर भी डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन पे भी और इसकी कंसंट्रेशन पे भी। इसी वजह से दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये SN2 रिएक्शन है। तो ये हो गई आपकी SN2 रिएक्शन, जहां पर स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो क्या होगा कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे एक साथ आप देखें लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है। तो जितना कम हिंड्रेंस होगा, जितना कार्बन पे एल्काइल ग्रुप कम जुड़े होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा उतनी कम होगी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तो मेथाइल अल्कोहल में सबसे कम त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें सबसे ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी, क्योंकि कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे और ये 3 एल्काइल ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। तो SN2 मैकेनिज्म में जो ऑर्डर होता है वो जस्ट उल्टा होता है। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है। देखिए आप ये जो चार्ट बना है, SN1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, जबकि SN2 में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। कारण आपको बात समझ में आई? वहाँ पे SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का कारण क्या था? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। वहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। और SN2 रिएक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है या जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसमें जितनी कम त्रिविम बाधा होगी उतना आसानी से अटैक होगा, इसलिए यहाँ पे जो क्रम होता है वो उल्टा होता है। बच्चों सेकंड जो रिएक्शन है वो फास्फोरस ट्राईहैलाइड से रिएक्शन है अल्कोहल की। आप देखेंगे कि अल्कोहल की फास्फोरस ट्राईहैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड ही बन रहा है। फर्स्ट जो मेथड था उसमें भी एल्किल हैलाइड बन रहा है, पर वहाँ पे हम हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे हम क्या ले रहे हैं? फास्फोरस ट्राईहैलाइड। तो जब अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल की एक फास्फोरस हैलाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई जाती है तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें बनते हैं और H3PO3 बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटाइल एल्काइल की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है। तो ये हो गई फास्फोरस ट्राईहैलाइड से रिएक्शन। आप सिमिलर फास्फोरस पेंटाहैलाइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, आपका सेम वही एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड बनेंगी। थर्ड रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन। इसकी जब रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाती है तो वही यहाँ पे भी अगेन आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एल्किल हैलाइड होता है, SO2 और HCl निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब 1 हेप्टेनॉल की रिएक्शन कराई जाती है तो 1 क्लोरोहेप्टेन बनता है, वही OH ग्रुप जो होता है वो क्लोराइड से रिप्लेस हो जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस भी अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलती है। बच्चों जो चौथी रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ वो डिहाइड्रेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अल्कोहल को कंसनट्रेट एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो डिहाइड्रेशन से क्या मिलता है? पहली बात एल्कीन मिलता है। डिहाइड्रेशन क्यों कहा गया? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। फिर तीसरी बात किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पर होता है। तो कंसनट्रेट H2SO4 ले सकते हैं या फिर H3PO4 ले सकते हैं, तो कोई भी कंसनट्रेट H2 एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल एल्कीन बनाते हो उस प्रोसीजर को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि किसकी प्रेजेंस में हुआ, क्या प्रोडक्ट बना। अब बात ये आती है कि
बनता प्रोडक्ट किस रूल के हिसाब से है, तो आप देखेंगे सेट-जेफ रूल के हिसाब से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो आपको सेट-जेफ रूल का फॉलो करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। सेट-जेफ रूल क्या होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सेट-जेफ रूल बोलता है कि अगर दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगा, उसका जो यील्ड है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आप इसको इस एग्जाम्पल से बेटर तौर पे समझ सकते हैं। ये आपका 2 ब्यूटेनॉल है, OH जाएगा, एक यहाँ का H जा सकता है या यहाँ का H जा सकता है। जब आप यहाँ का H से H2 निकालते हैं तो आपका क्या बनता है, 1 ब्यूटीन, और जब यहाँ के H को निकालते हैं OH के साथ तो आपका क्या बनता है, 2 ब्यूटीन। अब बात यह है कि आप कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे काम आता है सेट-जेफ रूल। इन दोनों में आप देखेंगे तो ये जो एल्कीन है 2 ब्यूटीन, ये आपकी अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन है। इसमें ये जो एल्कीन को आप हाईलाइट कर लीजिए, इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि मैं अगर इसमें बात करूं इस एल्कीन, उससे आपका सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादा प्रतिस्थापी कौन सी हो गई, 2 ब्यूटीन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, 2 ब्यूटीन। तो सेट-जेफ रूल बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो जो अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन होगा वो मुख्य उत्पाद होगा। तो एक तो आपको आ गया डिहाइड्रेशन, समझ में आ गया, रिएजेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, और फिर सेट-जेफ रूल भी समझ में आ गया। आप इसको जल्दी से देख लीजिए कि एक्चुअली में ये मैकेनिज्म कौन सी है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक OH और H मिलकर -H2 निकालते हैं, तो कुछ एलिमिनेट हो रहा है मॉलिक्यूल, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। तो मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। किसके साथ गर्म किया जाता है, 170 डिग्री टेम्परेचर पे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। एक और रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में ये डिहाइड्रेशन ऑब्जर्व्ड होता है, वो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिना। Al2O3 की प्रेजेंस में अगर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो भी हमें एल्कीन मिलता है। तो ये आपने रिएजेंट देख लिया और आपने देखा कि मैकेनिज्म बेसिकली एलिमिनेशन यहाँ पर काम कर रही है। अब जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि मैकेनिज्म है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात ये आती है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक तो E1 एलिमिनेशन होता है और एक E2 एलिमिनेशन होता है। जैसे कि बच्चों हमने SN1 में पढ़ा था, SN1 और SN2, 1 था जब यूनिमॉलिक्यूलर होता था और 2 था तब बायमॉलिक्यूलर। तो सिमिलर यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे 2 है तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि E1 और E2 मैकेनिज्म में होता क्या है। E1 में सबसे पहले मैंने रिएक्शन कराई एसिड की प्रेजेंस में, तो H+ अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये OH2+ बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, ये होती है फास्ट स्टेप। ये क्या है, आपकी फास्ट स्टेप है। ठीक है, फास्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा H2O निकल जाएगा और आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये होती है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में आप देखेंगे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा है, इसीलिए इसे E1 मैकेनिज्म कहा गया। बच्चों यहाँ पे आप अच्छे से नोट कर लो कि जो E1 की जो पहली 2 स्टेप है वो सेम है SN1 से। SN1 में भी पहले क्या हो रहा था, प्रोटोनेशन हो रहा था, प्रोटोनीकृत अल्कोहल बन रहा था, फिर प्रोटोनीकृत अल्कोहल से H2 निकल के आपका कार्बोकेटाइन बन रहा था। लेकिन जहाँ SN1 में थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, पास वाला H निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है। ये बन गया एल्कीन। आपका एक H निकल गया, यहाँ पे पहले 2 H थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक H बना। तो यहाँ की थर्ड स्टेप जो होती है वहाँ पे H+ निकलता है। तो E1 और SN1 में सिर्फ थर्ड स्टेप का फर्क है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है और अच्छा खासा आपको है ना कोई H+ निकल सकता है तो आपका एल्कीन बनेगा, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो आपका क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, या करस्पॉन्डिंग जैसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, E1 में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे भी क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब E2 मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, E2 मैकेनिज्म जनरली POCl3 इस तरह से होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो OH ने POCl3 से रिएक्शन की तो ये O POCl2 में बदल गया। ये रिएक्शन क्या कर रही है, इसको OH को बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रही है। OH के कंपैरिजन में ये बेटर लिविंग ग्रुप है। और फिर सेकेंड स्टेप में इस लिविंग ग्रुप का निकलना और H का ये करना,
शिफ्ट होना, ये दोनों एक ही स्टेप में हो जाता है। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि ये तो इसीलिए ये SN2 मैकेनिज्म है, और इसमें दो SN2 मैकेनिज्म है, और ये आपकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गई और आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन गया। तो हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। कारण 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल वो कार्बोकेटाइन बनाता है। फिर अब मैं रिएजेंट की बात करूँ तो 3 तरह के रिएजेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, फास्फोरस एसिड की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर आप है ना एल्यूमिना की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो भी आपको डिहाइड्रेशन ऑब्जर्व होगा। तीनों ही केसेस में एल्कीन आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम पांचवी रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। इसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और जो अल्कोहल से एल्कोक्साइड बनता है उसका एल्किल हैलाइड पर अटैक होता है, और फाइनली आपको ईथर मिलता है। तो क्या होता है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये अल्कोहल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराती हूँ तो वो H+ ले जाएगा और आपको एल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा। तो पहले तो बेस की प्रेजेंस में अल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बनता है, और ये एल्कोक्साइड आयन एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है। SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, सॉरी बच्चों, SN2 रिएक्शन होती है और आपका ईथर बन जाता है। तो पहली बात, मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, मेरे पढ़ाए हुए उसमें आप बिना मैकेनिज्म के कोई भी रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो रिएक्शन कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एल्किल हैलाइड पे कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और X का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसीलिए हमने इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा। SN2 क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इसमें एल्किल हैलाइड भी है, एल्कोक्साइड भी है। तो एल्कोक्साइड का अटैक हो रहा है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये SN2 मैकेनिज्म हो गई। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ईथर। तो किस तरह से रिएक्शन हुई और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। वो सिमिलर है, जैसा कि मैंने बताया था SN2 में प्राइमरी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड की अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी और टर्शियरी की सबसे कम होगी, क्योंकि प्राइमरी में सबसे कम त्रिविम बाधा होगी। अगर मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर एल्किल हैलाइड यहाँ पे आप प्राइमरी नहीं ले रहे हैं और टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेके ये रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो आपको ईथर नहीं मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, आपको एलिमिनेशन से एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको एल्कोक्साइड या अल्कोहल से ईथर बनाना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी ही होना चाहिए, टर्शियरी एल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए। बच्चों जल्दी से कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ये थाइल अल्कोहल है, जब इसकी पहले तो इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं, और फिर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन CH3I से कराते हैं, तो आप देखेंगे कि इथाइल मिथाइल ईथर आपको बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल सेम ही एग्जाम्पल है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो और थर्ड एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो पहले साइक्लोहेक्सेनॉल एल्कोक्साइड बनाता है, और जब इसकी रिएक्शन CH3CH2OTS से कराते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन मिलता है। तो ये 2 एग्जाम्पल है जो कि बताते हैं कि किस तरह से ईथर सिंथेसिस हो रही है। अब हम लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, हम पहले वो देख लेते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ हेलोफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सक्लूसिव हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल हैलाइड और अ मिथाइल कीटोन वेयर आर कैन बी आइदर अ हाइड्रोजन एल्काइल और एराइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो ये तो रिएक्शन की एक डेफिनेशन हो गई। मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ मैकेनिज्म, और एग्जांपल से ये बेटर क्लियर हो जाएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है। तो ये एक एग्जाम्पल है हेलोफॉर्म रिएक्शन का। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका एक स्केलेटन, ये आप याद रखिए, ये जो भी अल्कोहल जिसमें ऐसे प्रेजेंस है
वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, ये स्केलेटन अगर होता है तो सिर्फ यही अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और कोई भी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अगर आपसे कुछ एग्जांपल दिया जाए और आपसे पूछे कि कौन कौन से अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं तो आपको ये स्केलेटन ढूंढना है। पहली चीज़ तो समझ में आ गई आपको। फर्स्ट ये होता है, फर्स्ट स्टेप में इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो ये चीज़ ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको अल्कोहल की रिएक्शन में बता दिया था कि कैसे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन H2 का निकलना है, ये H2 निकला और आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू द कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में ये जो मिथाइल ग्रुप थे इसके तीनों हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। वो आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे किससे रिप्लेस हो गए? हेलोजन से। और किसकी प्रेजेंस में होता है? OH माइनस या किसी एक बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो तीनों हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो गए यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर फाइनली आपका CHI3 ये तो बनता है हेलोफॉर्म और ये आपका एक एसीटेट या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। तो बच्चों ये जो CHI3 बना ये है हेलोफॉर्म। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई हेलोफॉर्म कैसे बना। हेलोफॉर्म क्या है? अगर यहाँ पे मैंने आयोडीन से रिप्लेस किया है तो मेरा CHI3 बना, इसे मैं आयोडोफॉर्म कहूँगी। अगर मैं हेलोजन क्लोराइड से रिप्लेस करती तो अब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनता CHCl3 जिसे मैं क्लोरोफॉर्म कहती। अगर मैं ब्रोमीन से रिप्लेस करती तो उसे मैं ब्रोमोफॉर्म कहती। तो आपको आई बात समझ में? पहले तो अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और फिर फाइनली कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और आपका हेलोफॉर्म बन जाएगा। अब आपको इस मैकेनिज्म को देख के समझ में आ गया होगा कि ये मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस होना क्यों ज़रूरी है। ये मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंट होना क्यों? क्योंकि आपका ये जो ग्रुप है यही अलग होगा, वही ये जो जो स्ट्रक्चर होती है वही हेलोफॉर्म की स्ट्रक्चर होती है। अगर यहाँ पे मिथाइल के अलावा अगर कोई और ग्रुप है तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म नहीं बन पाएगा। तो आप कोई सा भी कार्बोनिल लीजिए या अल्कोहल लीजिए, आपका ये मिथाइल ग्रुप ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। तो ये क्लोरो हेलोफॉर्म रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म समझ में आई और आपको समझ में आई कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन इन द कंपाउंड, what is the necessary in condition, structural condition in the compound to perform haloform reaction। तो बच्चों ये हो गई आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में आपने 6 रिएक्शन पढ़ी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो ये तो हो गई आपकी अल्कोहल की रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन और जो उसका ऑक्सीडेशन वगैरह है अल्कोहल की, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो इसी के साथ आपकी अल्कोहल्स की रिएक्शंस ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।